बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। ये वीडियो सीएसएस की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है और ये पार्ट शायद काफ़ी ज़्यादा लेंथी जाए, 1 आवर से ज़्यादा जा सकता है। तो अगर आप खाना खुना खा रहे हैं तो आप खाना वगैरह खा लें, उसके बाद आके इस वीडियो को सुनने बैठें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होने वाली है और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि हमारे सिर्फ चंद पार्ट्स रह गए हैं। आपने यूट्यूब पर सर्च करना है हुएम अकेडमी। हुएम अकेडमी में जाके आपने वहाँ पर क्लिक करना है प्लेलिस्ट पे। देखिए मैं प्लेलिस्ट पे क्लिक करता हूँ, इस तरह करके प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है सी एस एस पी एम एस। इस तरह करके सी एस एस पी एम एस की वीडियोज़ की लिस्ट आ जाएगी। देन इसे आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ऐसे ऐसे करी जाएँ तो आपको सी एस एस के सारे पार्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ठीक है, 1 2 और लगातार 30 40 45 50 60 65 70 80 नाउ 97। अब इस टाइम जो पार्ट बनने जा रहा है वो 98 नंबर पार्ट बनने जा रहा है, राइट? और नहीं, 98 नंबर पार्ट बनने जा रहा है या 99 में, एक बार इसे कंफर्म कर लूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले भी एक पार्ट बनाया था। एक मिनट ज़रा कंफर्म कर लूँ। ये पार्ट नंबर, एक मिनट से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 98 नंबर पार्ट बनने जा रहा है, 98 नंबर। तो पानी क्यों नहीं, पानी पी लें, खाना खुना खा लें और रजिस्टर पेन ला के बैठें, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सब रजिस्टर पेन सब चीज़ें ले आए होंगे, भी रेडी होंगे। ये मत देखें पीछे शापर लगे हैं, ये देखिएगा कि बोलने वाला शख्स कौन है, वो क्या बोल रहा है आपके सामने। सीएसएस की वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है। सबसे पहला पॉइंट, कंपल्सरी सब्जेक्ट। रजिस्टर पेन ओपन रखें ताकि मैं आपको चीज़ें बताता रहूँ साथ साथ। इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश ऐसे के बारे में आप में से 3 काम ज़हन में, हर एक के बारे में 2-2 3-3 पॉइंट बताऊँगा। इंग्लिश ऐसे के बारे में ज़हन में रखना है कि बीए के, पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए के पिछले 2 से 3 साल के और पेपर डाउनलोड करने हैं। उसमें जो इंग्लिश ऐसे हैं उन्हें आपने निकाल लेना है, देन उनकी प्रैक्टिस करनी है। और किस तरह प्रैक्टिस करनी है, हर ऐसे के मिनिमम 15 टू 20 ब्रांचेज़ अपने माइंड में बनानी है और हर ब्रांच के मुताबिक एक पेज लिखना है, ताकि हर ब्रांच डिफरेंट हो, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर डिफरेंट हो। और इंग्लिश न्यूज़पेपर आपने पढ़ने हैं जिससे आपके पास नॉलेज आना चाहिए, ताकि आप आसानी से ऐसे लिख सकें 3500 वर्ड्स का। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन। प्रेसियन कंपोजिशन में आपको पता है 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। उसमें कंप्रिहेंसिव आप पैसेज करते हैं हमेशा। पैसेज में हमेशा क्या करते हैं, पैराग्राफ में से आंसर तलाश करके लिखते हैं। ऐसा नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझ लेना और आंसर अपनी ऑन वर्डिंग में लिखना है। पहला पॉइंट समझ आ गया। वर्ड सेंटेंसेस होंगे और भी पेयर वर्ड्स, इडियम्स वगैरह जितनी चीज़ें वो इसमें देंगे वो सारी की सारी इंटरमीडिएट के और पेपर से निकालनी है। यानी फर्स्ट या सेकेंड ईयर के पिछले 2 साल और पेपर डाउनलोड कर लेने हैं और उसमें तो जो जो ग्रामेटिकल सब्जेक्टिव करना दिया हुआ है उसकी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसे सिंपल इंग्लिश करके लिखना होता है, जिसे आप लोग प्रेसिव कहते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रेसिव कंपोजिशन की आपको समझ आ गई होगी। सेकंड पॉइंट की तरफ हम आते हैं, वो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बोला था। मैथमेटिकल क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं, जिसमें रेशो वाले क्वेश्चन आने चाहिए, एचसीएफ वाले क्वेश्चन आते हैं, एक्स की वैल्यू 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले आपको क्वेश्चन आने चाहिए, फैक्टराइजेशन वाले, मिड पॉइंट वाले, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। जनरल साइंस में मैंने आपको कहा था कि क्लास 7-8 में चले जाना आपने और उसके उसमें से टॉपिक आपने निकालने हैं, लेकिन सर्च कर लेनी है। जिस तरह हम ओजोन लेयर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, एसिड रेन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में पढ़ लेना। बाकी करंट अफेयर, करंट अफेयर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि करंट अफेयर में पिछले 10 साल, कितने साल, पिछले 10 साल यानी 10 ईयर्स, पाकिस्तान के अभी से लेकर पिछले 10 ईयर्स के दरमियान जो भी टाइम पीरियड में जो कुछ भी हुआ है, उन सब के बारे में आपने एनालिसिस करना है, देन उसे क्या करना है, स्टडी करना है। यह मेरे परवरदिगार, मेरी मदद अता फरमा, जो कि काम में लेकर चलाऊँ जी, मैं जानता हूँ कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इस काम को सर अंजाम तक पहुँचाना है और इसके लिए आप लोगों ने मेरी मदद करनी है। कोशिश कीजिएगा इस काम को पूरा कर सकें। पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर में फ़र्क है। करंट अफेयर का मतलब होता है अभी से लेके पिछले 10 साल के दरमियान जो टाइम पीरियड है उसके बारे में। पाकिस्तान अफेयर जो है पाकिस्तान अफेयर में पढ़ाया जाएगा और जो आपने लाजमी पढ़ना है वो आपने सारे का सारा पास्ट में चला जाना है। ये 10-20 साल की बात नहीं करा, 40-50 साल पुरानी बात कर देना है। पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनते वक्त जो जो
मसाइल का सामना करना पड़ा, उन्हें पढ़ लेना है। काज़िम के 14 नकात पढ़ लेने हैं, जुमला वफ़द पढ़ लेना है, यानी 9, 10th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक जितनी मुताले पाक संख्या में किताबें पढ़ी हैं, जो गवर्नमेंट की, पंजाब टेस्ट गवर्नमेंट की या पंजाब से इलाक़-शुदा हैं, एफिलिएटेड हैं, राइट, उन बुक्स को आपने पढ़ लेना है, उनके शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ पढ़ लेने हैं, सॉरी उनके लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ वगैरह पढ़ लेने हैं, जिससे आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा इन चीज़ों को सॉल्व करना। ज़हन में रखिए 1-2 पॉइंट कि जनरल साइंस एबिलिटी, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, ये 3 है। और ये 3 बनते हैं 300 में से आपने 120 नंबर लेने हैं, देन आप क्या हो जाएंगे पास, क्योंकि 40 80। अगर आप एक में कम भी ले लेते हैं लेकिन आप किसी और में ज़्यादा ले लेते हैं 3 सब्जेक्ट में, तो आपको मर्ज करके पास कर दिया जाएगा। जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है उनमें 40 वाला पास है, और जो कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है उसमें 33 वाला पास है, ये बस ध्यान में रखिएगा। और जो एमपीटी है उसमें 200 में से 66 वाला, यानी 33 प्लस 66 वाला पास है, यानी वहाँ 200 में 66 वाला पास है। और यहाँ जो है इस्लामियत आ रही है कंपल्सरी में, वहाँ एमपीटी में क्या आ रही है, उर्दू आ रही है। देखो कंपैरिजन जरा अलग अलग रखना, बाकी चीज़ सारी पॉइंट सेम है। और एमपीटी जो है उसमें 200 मार्क्स के सारे के एमसीक्यूज है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसके अंदर। ठीक है, पहला पॉइंट समझ आ गया। अब आते हैं इस्लामिक स्टडीज़, और जिसे एथिक्स कहते हैं। उससे इस्लामिक स्टडी एंड एथिक्स दोनों डिफरेंट है। एथिक्स उनके लिए जो नॉन मुस्लिम्स हैं, और इस्लामिक स्टडी जो मुसलमानों के लिए। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में एक इस्लामिक तारीख की बुक है, ठीक है, पब्लिशर का नाम मैंने नहीं लेना चाहता, कोई सी पब्लिशर की आप निकाल लें, उसके आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लें, तो वहाँ से आपकी मेरे ख्याल से इस्लामियत स्टडीज़ पूरी पूरी मुकम्मल हो जाएगी। 6 किताबें हैं, 600 नंबर की हैं, हर किताब में पास होना लाजमी है। अगर आईआईटी में फेल होते हैं तो आप आगे एनरोल नहीं करते। अब जेब में कि पास होना तो सिर्फ आगे एनरोल करने के लिए, लेकिन मेरिट पे आने के लिए आपको मार्क्स देने चाहिए। 600 नंबर है, 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे 8 दिए जाएंगे, 1 करना होगा। इंग्लिश प्रेसिंग कंपोजिशन 20 मार्क्स के एमसीक्यूज, 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव। जनरल साइंस एबिलिटी, जनरल करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, 100 नंबर के 3 अलग अलग पेपर हैं, कंबाइन पेपर नहीं, अलग अलग पेपर है। पास भी अलग अलग ही होना है, लेकिन पासिंग कंबाइन करके वो 120 मार्क्स होने चाहिए 300 में से, जो आप एक में भी ज़्यादा गेन कर सकते हैं। देन उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ है, बस इंग्लिश ऐसे में एमसीक्यूज़ नहीं है, बाकी सब्जेक्ट एमसीक्यूज़ हैं। इस्लामिक स्टडीज़ है, वो भी 100 नंबर की, टोटल 600 नंबर हो जाते हैं। आगे 600 नंबर आपके आते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट, जो आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना है, जिसमें एक 200 नंबर वाला सब्जेक्ट चूज़ करना आपके लिए मजबूरी है, यानी कंपल्सरी है। अगर आप उसमें से चूज़ नहीं करेंगे तो आपको 600 नंबर बनेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो आप ज़रा अगर ओपन कर लें सीएसएस के फॉर्म, वो सब्जेक्ट की लिस्ट, तो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो वहाँ पे ग्रुप आपको नज़र आएंगे 7, ग्रुप 1, 2, 1 200 मार्क्स के, 2 में 2 से 200 मार्क्स के हैं, और बाकी सारे 100 नंबर के 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। अब आपको बुक चाहिए 6। ग्रुप 1 में से आपने 200 की ले ली, ग्रुप 2 में से आपने 100 की ले ली, कितने हो गए 300। ग्रुप 3 में से 100 की ले ली, 400, और ग्रुप 4 में से आपने 100 की ले ली 500, और 5 में से ले ली एक, तो 600। अब अगर आप 6 7 में से एक ही लेंगे वो तो ऊपर चली जाएगी। अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैंने 6 में 7 में से एक ले ली, इसमें से एक ले ली, क्योंकि हर ग्रुप में से एक ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एक क्या कर सकते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं लेके देता हूँ, चलो 100 वाली लेके देखता हूँ। एक मैंने 100 वाली यहाँ से ले ली, लास्ट में 7 ग्रुप में से 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैं जो फर्स्ट है 200 वाले, राइट, उसे मैं स्किप कर देता हूँ, तो फिर भी मेरी 6 किताबें मुकम्मल हो सकती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मुकम्मल हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से 200 वाले में सब्जेक्ट लाजमी चूज़ करें, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि आप एक सब्जेक्ट के में मार्क्स देना आसान है, उससे आप 2-2 100 में कर लें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और एक मिनट, और एक चीज़ और देख लेते हैं। अ, हमने ले लिया यहाँ से एक 100 नंबर का सब्जेक्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ ले सकते हैं आप, 100 नंबर वाला भी ले सकते हैं, राइट, लेकिन 200 वाला ले लें तो बेहतर है। अब वो अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, ये वही बच्चे चूज़ करें जिन्होंने बीकॉम या एमबीए वगैरह किया हुआ है, अदरवाइज से चूज़ ना करें। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और अकाउंटेंसी में आपको पता है सिंपल जनरल लेजर, ट्रायबलेंस है, फाइनेंशियल अकाउंट है, बीआरएस वगैरह डिफरेंट इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर आपको बेसिक इसका नॉलेज है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये रखें, क्योंकि इसमें आपके पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं। सिर्फ अपने न्यूमेरिकल जो उन्हें सॉल्व करना है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, टफ है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और टीचर अच्छा होना चाहिए आपका, इससे बहुत मैटर करता है। आगे आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बुक के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला था कि 200 मार्क्स का, ये मेरे ख्याल से सबको रखनी चाहिए, मेरी सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। आप जितने भी सीएसएस के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स लाजमी रखें, क्योंकि इसका रिलेशन आपके इंटरव्यू के जाके मिलता है।
अगर इकोनॉमिक्स को आपको पता है तो आपको डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, इन्फ्लेशन कैसे होती है, किस तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आ जाते हैं, किस तरीके से हम वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एडम स्मिथ क्या कहता है, मार्शल क्या कहता है, रोबिन पैसे के बारे में क्या कहता है और पैसे के से यूज़ किया है, जीडीपी किसे कहते हैं, जीएनपी किसे कहते हैं, और लॉट ऑफ द पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। ये वीडियो चलते चलते 5 घंटे की पहुंच जाएगी लेकिन हमारे टॉपिक्स खत्म नहीं होंगे। तो आप इस सब्जेक्ट को लाजमी रखें और इसके पिक्चर्स को बनाना सीखें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये इकोनॉमिक्स की बुक आपकी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी और आपके इंटरव्यू के लिहाज से भी और आपके सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। मैं हमेशा उन सब्जेक्ट को चूज़ करने के बारे में प्रेफर करता हूँ कि उन सब्जेक्ट को चूज़ किया जाए जो सब्जेक्ट इन फ्यूचर आ जाके हमारे लिए बेनिफिशियल हो। आगे आता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बच्चों को लगता है हम सब रख लें, ऐसा कभी मत करना। ये कंप्यूटर साइंस रैम रोम या सीपीयू वगैरह नहीं है, ये सारी की सारी आगे ब्रीफली एक्सप्लेन चली जाती है सॉफ्टवेयर की टाइप्स पे, आगे आगे रैम की टाइप्स पे और आगे काफ़ी ज़्यादा इसकी ए की वर्किंग के बारे में, कोडिंग के बारे में, व्हाट्सएप से बारे एच के बारे में, डब्ल्यू के बारे में, एच के बारे में, तो काफ़ी एच के बारे में और डिफरेंट चीज़ें आगे चली जाएंगी। तो इस सब्जेक्ट को सिर्फ वही बच्चे रखें जो इसके में महारत रखते हैं या फिर इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। तो वैसे तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कि आप अपने सब्जेक्ट 9th क्लास से लेके ऑनवर्ड ग्रेजुएशन तक जितने सब्जेक्ट हैं उन सब सब्जेक्ट को आप लिख लें और लिखने के बाद आप जो है ना आप मार्क करें कि जो इधर इलेक्टिव सब्जेक्ट है उनमें आपके जो सब्जेक्ट ये हैं हमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके जो है मैच हो रहे हैं, देन उसके मुताबिक आप जो है ना इस चीज़ों को लेके चलें, सब्जेक्ट को चूज़ करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। टोटल मैंने आपको बताया था कि 36 प्लस इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, मैं 36 हैं मेरे ख्याल से। हाँ 11 से लेके अगर हम काउंट करें तो ये बनते हैं हमारे 55 में 10 निकाल दे तो 11 है ना, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट बनती है हमारे ग्रुप 7 है और 1 2 3 4 5, अच्छा 5 और ठीक है जी। ये हमारे सारे काउंट ही कर लेते हैं, ज़रा गलती ना हो जाए ना। 5 इधर है ग्रुप 1 में, 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पर है, 2 2 4 5 6 6 5 और 6 कितना होगी, 11 होगी। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 बनते हैं, ठीक है। तो 44 इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं जिनमें से आपको सिर्फ 6 चूज़ करना है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है इन्हें चूज़ करना, ठीक है। और टफ भी नहीं है। अगर क्लस्टर भी अप्लाई हो जाता है एमपीटी के पास होने के बाद तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियोस को इसी तरीके से बनाया है, इसी तरीके से रिकॉर्ड किया कि क्लस्टर हो या नॉर्मल सीएसएस हो या इसके अलावा कोई और न्यू लेके आ जाए वो पॉलिसी, तो हमारा सीएसएस पूरे का पूरा उस पे वो पूरा उतरेगा और आपको फ़ायदेमंद रहेगा। आगे थे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में कहने की बात तो बड़ी आसान होती है कि सर हम मार्क्स रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें लिखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जब मैं बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ, टीचिंग करता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि किस सब्जेक्ट में हमें दिखने में तो लगता है कि बहुत आसान है, जैसे इस्लाम रहता है, मुताले पाकिस्तानी उर्दू है, लेकिन जब आप उसे लिखते हैं तो आपकी बुरी हालत हो जाती है और आपसे नहीं हो पाता। तो पॉलिटिकल साइंस मेरे ख्याल से जिन्हें एम ए पॉलिटिक्स वगैरह किया हुआ वही रखें, क्योंकि इसमें डेट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस दिन आके पेपर चेक करना है उसे तो सारी की सारी डेट्स याद होंगी। तो आपकी अगर डेट इधर-उधर होगी तो बस आप समझ लें कि गया आप। आगे इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट। जिस तरह मैंने आपको कहा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपको रखना चाहिए, इसी तरह मैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में ये कहूँगा कि सब्जेक्ट को आपको रखना चाहिए। अब 2 सब्जेक्ट तो नहीं रखना चाहिए, यानी जो इकोनॉमिक्स रखें वो ये ना रखें और जो ये रखें वो ना रखें, लेकिन 200 में से एक सब्जेक्ट इन 2 में से चूज़ कर लें लाज़मी, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का ताल्लुक भी आपके इंटरव्यू के साथ काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें आप फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में और डिफरेंट कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सवालात पूछेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस हमारा ग्वादर में जो चाइना प्रोजेक्ट चल रहा है वो सार्स के बारे में, अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ इंडिया के साथ क्या हमारे ताल्लुकात हैं, क्या हमारी क्लैशेस हैं। उसके अलावा जो फॉरेन कंट्री के साथ हमारे पॉलिसी है, अमेरिका के साथ मेरे क्या रिलेशन है, सऊदी अरब के साथ क्या रिलेशन है। तो इंटरनेशनल रिलेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है माइग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी चीज़ें पढ़ने के लिए, तो इसमें थोड़ा सर्जिकल है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जेब में रखिएगा पॉलिटिकल साइंस मैक्सिमम बच्चों ने बीए में अगर रखी है तो उर्दू में रखी है, और ये सारी की सारी सब्जेक्ट्स आपकी इंग्लिश में उर्दू में नहीं है। आगे आते हैं आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और अप्लाइड मैथमेटिक्स, देयर डिफरेंट पार्ट्स एंड फिजिक्स
वही बच्चे रखें जिन्होंने मास्टर इन फिजिक्स किया हुआ था, ना रखें, क्योंकि आपकी दिमाग की दही कर देगी। आपको लगता होगा सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन याद करके हो जाएगा, नहीं। सब्जेक्ट चूज करना मेरे मुताबिक से आधी कामयाबी आपकी CSS के अंदर। अगर आप सही सब्जेक्ट चूज कर पाते हैं और सब्जेक्ट का सही तरीके से एनालिसिस करके याद कर पाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी पैदा हो सकती है। फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना चाहिए? फिजिक्स में BSc फिजिक्स की जो बुक्स हैं उन्हें थोड़ा रीड करें, और इंटर की बुक्स को रीड करें। मैट्रिक की बुक्स को रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैट्रिक की बुक्स के मटेरियल सारा का सारा आपका फर्स्ट ईयर में रिपीट काफ़ी हद तक हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं प्योर मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री एक वैसा बड़ा रफ सब्जेक्ट है, जिससे मैं तो बड़ी हैरान होता हूँ जब मेरे सामने कोई MSc केमिस्ट्री बच्चा बैठा होता है। हमेशा उनसे यही डिस्कस कर रहा होता हूँ कि केमिस्ट्री की बुक आपने कैसे याद की कभी, क्योंकि मिनिमम फॉर्मूलेस याद होना, उसके बाद उसके आगे उसकी ब्रांचेस को याद करना, अल्कलाइन अल्कलाइन से अल्कली, इसमें ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं AEI में, राइट। तो हम आगे किस पॉइंट पे जा सकते हैं। तो ये भी फिजिक्स केमिस्ट्री में कहूँगा, एक अगर आपने इसमें मास्टर किया हो तो देन इसे चूज करें, अदरवाइज इसे चूज ना करें। अगर बात की अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स, मैंने दोनों के बारे में आपको फर्क बता दिया था। अप्लाइड मैथमेटिक्स वो मैथमेटिक्स है जो कि जनरल मैथ के अंदर आता है। जिस तरह कि आपने मैट्रिक वालों ने जो मैथ पढ़ा है उसमें मैट्रिक्स वाले चैप्टर हैं, वही चैप्टर आर्ट्स की किताब के अंदर भी आए थे। इसी तरह बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं, राइट, ICS में जो मैथ पढ़ते हैं, राइट, उसमें कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो कॉमनली, जिस तरह अगर हम बात की जाए अल्फा बीटा वाले, राइट, सम प्रोडक्ट वाले, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले, कम्युनिस्ट स्केयर वाले, ये जो हमारे जनरल मैथ होते हैं, जो कि साइंस और आर्ट्स में काफ़ी हद तक सेम होते हैं, इन सब को हम लोग जो है ना अप्लाइड मैथमेटिक्स कहते हैं। और अगर हम प्योर मैथमेटिक्स की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। प्योर मैथमेटिक्स आपकी ट्रिग्नोमेट्री आ सकती है, उसके अलावा आपके एंगल्स के मतलब क्या है, और स्ट्रेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो प्योर मैथमेटिक्स मेरे ख्याल से अगर आपने MSc मैथ नहीं किया हुआ तो आप इसे ना रखें, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है और आप इसमें करना चाहते हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये सब्जेक्ट आपके लिए हो सकता है, अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो। आगे बात की जाती है स्टैटिक्स की। देखिए स्टैटिक्स में सब्जेक्ट को ये कहता हूँ कि एक स्टैटिक वाइज ऐसा सब्जेक्ट है स्टैट, जिस बच्चे ने नहीं भी पढ़ा हुआ, लेकिन अगर कोई प्रॉपरली समझदार शख्स उधर पढ़ाने वाला मौजूद है, तो भाई वो स्टैटिक्स को पढ़ के पास हो सकता है, अच्छे नंबर ले सकता है। अभी ये वीडियो का हमारा जो सिलसिला चल रहा है CSS का, राइट, और ये हमारी वीडियो नंबर 98 जो चल रही है, राइट, ये काफ़ी लेंथी होने वाली है। तो इसमें इसके बाद मेरी कोशिश ये होगी कि मैं स्टूडेंट्स से मुलाकातें करूँ, उन्हें प्रॉपरली पढ़ाऊँ, स्टैट पढ़ाऊँ, जियोलॉजी सब सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा पूरी। तो स्टैटिक जो है इसमें मीन मीडियम मोड है, हार्मोनिक है, ज्योमेट्रिक्स है, स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस है। तो इन्हें अगर आप समझें, तो अगर आपने स्टैट नहीं भी पढ़ी पूरी एजुकेशन हिस्ट्री में, आप इसे रखना चाहते हैं क्योंकि आप मार्क्स गेन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है मैथ और स्टैट इस तरह के सब्जेक्ट में पूरे पूरे नंबर आए थे, तो आप इस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। अब बात की जाए जियोलॉजी। जियोलॉजी किससे लिख रहा है? जियोलॉजी का वर्ड लिख रहा है ज्योग्राफी से, और यानी ज्योग्राफिकल चीज़ों के बारे में पढ़ना, प्लेटूस के बारे में। उसके बाद जो है ना हमारे ज्योग्राफी के लिए राइस, कॉटन, व्हीट कहाँ कहाँ हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है, कितनी ग्रोथ होती है, कल्टीवेशन का तरीका क्या है। इट्स टू मच ब्रीफली, इसे थॉरली स्टडी करना पड़ेगा, राइट। और ये आसान नहीं है। ज्योग्राफी जो है आपको लगता है कि बस ठीक है जी, माउंटेन के बारे में पढ़ लिया, रिवर के बारे में पढ़ लिया, तो आपके सारे काम हो गए, ऐसा नहीं है भाई। बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मेरे ख्याल से सब्जेक्ट ये रफ सब्जेक्ट है, इसे वही लोग चूज करें जिन्होंने इसमें पढ़ा हुआ है। आगे बात की जाए, हमारे अभी तो बुक्स की लाइन लगी हुई है और अच्छी खासी हमारी आगे बात चली जा रही है। अभी हम 1 मिनट की करते हैं ब्रेक, आप लोग खाना खुना खा लें, साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन पे हम लोग कर चुके हैं बात, है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड जियोलॉजी भी हम कर चुके हैं। आगे आता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप आसानी से रख सकते हैं। अगर आपने नहीं भी बैंकिंग पढ़ी हुई, इस सब्जेक्ट को आप 3 to 4 डेज के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या, कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कैसे मैनेज करना है। एक मिनट। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को आपने कैसे मैनेज करना, राइट। उसके अलावा जो सा है आपका टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, किस तरह आप लीडरशिप कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो सा है इसके अंदर आपकी कंपनीज के मैनेजमेंट के बारे में आ सकता है,
लीडरशिप क्वालिटीज इसके अंदर आ सकती हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, राइट। ये सब्जेक्ट भी आप आसानी से रख सकते। आगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि पब्लिक के लिए आपको पता है कि जिस तरह हमारे फॉर्म्स के फिलिंग सिस्टम होता है, नादरा का सिस्टम होता है, एफबीएस का सिस्टम होता है, राइट, या फिर हमारी मर्दनशुमारी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है किससे किसे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। तो इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट वाइड ऐसा है जिसे आप रख लें तो मुश्किल नहीं है आपके लिए। आगे गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, ये आपको पता है रेलेवेंट टू करंट अफेयर के मुतालिक है, इसे आप लोग कर सकते हैं। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। टाउन, पहले तो ज़हन में रखिएगा अर्बन एंड रूरल का मतलब क्या होता है। अर्बन का मतलब होता है शहर और रूरल का मतलब होता है गाँव। अब गाँव की अगर बात की जाए तो वहाँ पे नंबरदार, चौधरी सिस्टम होता है, तहसीलदार वगैरह होते हैं, राइट, ज़िले के इंतज़ामिया के मेंबर होते हैं, बल्कि वहाँ का जो नंबरदार होता है वही चीज़ों को अटेस्ट करता है और आगे फॉरवर्ड करता है। तो जो लेकिन शहर में जो होता है वो काउंसलर होता है, एमएनए होते हैं, एमपी वगैरह, डिफरेंट इस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो शहर की मैनेजमेंट का सिस्टम और गाँव की मैनेजमेंट के सिस्टम में काफ़ी फ़र्क है, दोनों को अलग-अलग एनालिसिस कीजिएगा। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जिस तरह थ्योरी होती है, सॉरी हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री है इसकी, राइट, इसे पढ़ना पड़ेगा आपको। आगे हम चले जाते हैं, आगे हमारा जो है ग्रुप नंबर है हमारा 4 आ जाता है। हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान एंड इंडिया आ जाता है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर आ जाता है, ब्रिटिश हिस्ट्री आ जाता है, यूरोपियन हिस्ट्री आ जाता है, या फिर हिस्ट्री ऑफ यूएसए आ जाता है। ये सब्जेक्ट मेरे ख्याल से, मैंने तो लास्ट टाइम बोला था कि इस सब्जेक्ट में तो मेरे ख्याल से किसी को भी कोई सब्जेक्ट चूज नहीं करना चाहिए, बनस्बत के उस शख्स को जिसको कोई मुताले पसंद से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो, या फिर कुछ ज़्यादा हिस्ट्री को पढ़ता हो, या उसने मैथ कम्युनिकेशन किया हुआ हो, यानी कि रिपोर्टर जिसे कहते हैं, जर्नलिस्ट जिसे कहते हैं। अगर ऐसा कोई शख्स है, एडवोकेट है या फिर जर्नलिस्ट है और वो सीएससी की तरफ आ रहा है, तो वही सब्जेक्ट में से किसी सब्जेक्ट को चूज करे। अदरवाइज सब्जेक्ट को नॉर्मल कैटेगरी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत रफ है और नहीं होगा क्लियर। जिस तरह अगर बात की जाए हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान इंडिया, ये पाक स्टडीज से भी आगे बियॉन्ड चला जाता है। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर्स, ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, एंड हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ये बड़ा मुश्किल है, राइट, इसके क्वेश्चन। अदरवाइज मैंने इस पर वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल चला जाएगा। आगे हम बात करें तो जेंडर स्टडीज़ है, ठीक है। ये भी जेंडर स्टडीज यानी कि मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, इनके बारे में पढ़ना चीज़ें इसमें आ जाएगा। इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस वो बच्चे पढ़ सकते हैं जिन्होंने सिंपल आर्ट से भी किया हुआ है, वो इसे रख सकते हैं, राइट। इसमें हमारे इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए, और ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एसिड रेन है, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी, कॉमन चीज़ें। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, आपको पता है कुछ लोगों ने ज़राअत के अंदर मास्टर किया होता है, तो वो इस चीज़ को रखें तो बेहतर है, क्योंकि इसका थोड़ा सा रिलेशन ज्योग्राफी के साथ भी है। उसके बाद अगर की बात की जाए, बेशक अल्लाह ताला से देने वाला है। बोटनी, जियोलॉजी, बोटनी आपको पता है पौधों के बारे में पढ़ना, और जियोलॉजी जानवरों के बारे में पढ़ना। ये वही लोग इस सब्जेक्ट को चूज़ करें जो एमबीबीएस या बीडीएस या फिर इस तरह के रेलिवेंट अपने सब्जेक्ट में, जिन्होंने एग्रीकल्चर में मास्टर किया होता है, बोटनी में बीएससी एमएससी की होती है, जियोलॉजी में एमएससी की होती है, वही सब्जेक्ट इन्हें चूज़ करें। अदरवाइज अगर आप में से कोई भी थका हुआ शख्स ये सब्जेक्ट को चूज़ कर लेगा तो भाई पास नहीं होने वाला। आगे बात की इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर जो है ना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इंग्लिश लिटरेचर है क्या चीज़? पहले तो इस पे बड़ा बात है। नॉवल होते हैं, पोएम्स होती हैं, प्लेज़ आते हैं, स्टोरीज़ आती हैं, ठीक है? इसमें ड्रामाज़ आते हैं, जिस तरह ड्रामा, अफ़साना, डिफरेंट चीज़ें। तो ये है, ये वही बच्चा करे जिसे सेल्फ रीडिंग का शौक हो, जो बचपन से नॉवेल्स पढ़ता रहता हो या रीडिंग करने का बहुत शौक हो, तो वो इस सब्जेक्ट को रखे। अदरवाइज़ ये सब्जेक्ट भी आपकी दिमाग की देख कर देगा। उर्दू उर्दू लिटरेचर इज द सेम रेलिवेंट टॉपिक, जो इंग्लिश लिटरेचर में, वही सारे के सारे टॉपिक उर्दू लिटरेचर में भी आए थे। आगे चलते हैं हम लॉ की तरफ। लॉ की सब्जेक्ट है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, लेकिन लॉ का सब्जेक्ट जो कॉमन लॉ है उसमें तो आप पढ़ सकते हैं, राइट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आता है, उसके अलावा पॉलिसीज को अप्लाई करने के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 1973 है, उससे पहले 65 था और 56 था, राइट। और अलग अलग चीज़ों के बारे में होगा। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि सर आपको कैसे ये सब्जेक्ट सारे के सारे याद रहते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे आपके माइंड में, इतनी सारी बुक्स और इतनी चीज़ें रहती हैं। मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट्स इन पे बताऊँगा आपको, उसे आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको भी याद रहेगा। आगे आते हैं इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ की अगर बात की जाए तो ये इंटरनेशनल लॉ जो है ये माइग्रेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि फॉरेन कंट्री के साथ हमारे क्या रिलेशंस हैं। आपको याद होगा ऊपर हमने इंटरनेशनल पॉलिसीज के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में एक चैप्टर हमने सब्जेक्ट चूज किया था, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ। दोनों रेलिवेंट हैं, सिर्फ 20% में डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। अगर वो आप सब्जेक्ट रखते हैं तो ये सब्जेक्ट भी उसके ज़िम्मे में आ जाएगा, जिस तरह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है। आगे मुस्लिम ज़िलात आएंगे जो इस्लामी कानून के मुताबिक है।
पर मर्चेंटाइन लॉ आएगा, मर्चेंटाइन लॉ जो है ना, राइट, ये बिजनेस लॉ के रिलेवेंट आता है, जो इसने बीकॉम में पढ़ा है, राइट। क्रिमिनोलॉजी है और फिजियोलॉजी है। क्रिमिनोलॉजी क्राइम्स के बारे में, एफआईआर स्टैंड फॉर क्या होता है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, किस तरह में स्टेट आता है, किस तरह एफआईआर दर्ज किया जाए, कत्ल का केस क्या करेगा, फांसी का केस क्या होगा, सुसाइड का केस क्या होगा, किस तरह ये दफा दफा जारी है, किस तरह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आपकी अपील की जाती है, और इसके एक्ट क्या क्या है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। थॉरली सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें हमारे लास्ट ग्रुप की, जिसकी अगर बात की जाए जर्नलिज्म के बारे में, वो मैस कम्युनिकेशन यानी रिपोर्टर जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं देते हैं, राइट, उसके बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, जियोग्राफी के बारे में, साइकोलॉजी जो है, राइट, साइकोलॉजी जो है वो इमरानियत के बारे में, राइट, और एंथ्रोपोलॉजी है, पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है, बलोची है, पर्शियन है, अरबिक है, लॉट ऑफ द लैंग्वेजेस। अब ये क्या होता है, अक्सर आप देखते होंगे एक ने एमए किया हुआ पर्शियन में, एमए किया उर्दू में, एमए किया इस्लामी में, एमए किया पंजाबी में। अब यहाँ पर लैंग्वेज आ रही है पंजाबी है। एक लड़का हमारे पास है अली, वो उसने पंजाबी रखी है, पंजाबी में वो शेरों की तशरीह भी करता है, सब चीज़ें करता है। पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है, बलोची है, पर्शियन है, अरबिक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 6 लैंग्वेजेस हमारे पास काउंट होती हैं। इनमें जिन लोगों ने मास्टर किया हुआ है ना, वही लोग इस सब्जेक्ट को चूज करें, अदरवाइज सब्जेक्ट को चूज ना करें तो बेहतर है। ठीक हो गया। यहाँ पर एक और बात, सारे के सारे पेपर इंग्लिश में होंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट रेलिवेंट जितने पेपर होंगे इस सब्जेक्ट की लैंग्वेज में ही होंगे। यानी अगर किसी का पेपर होने जा रहा है, राइट, पंजाबी में है तो उसका पंजाबी में पेपर होगा, ये इंग्लिश में नहीं आएगा। सिंधी है तो सिंधी में सवाल आएंगे, पश्तो है तो पश्तो में, बलोची है तो बलोची में। तो ये बात ध्यान में रखना है कि जो लैंग्वेज के मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट है उनमें अगर आपको चूज करते हैं तो वो आपकी लैंग्वेज के रेलिवेंट ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसे इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। हमारी वीडियो को 27 मिनट हो चुके हैं, आखिरी 2 पॉइंट में हम बात क्लियर करेंगे। अभी पार्ट नंबर 98 बन रहा है, इसके बाद 99 और उसके बाद होगा 100 नंबर कंप्लीट, हमारा सीएसएस का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, राइट। देन उसके बाद तो आगे पार्ट चलते रहेंगे 100 आगे अब देन, क्योंकि हर एक की अलग अलग तैयारी होगी, लेकिन जो एक हमारा ओवरव्यू था वो हमारा मुकम्मल हो जाएगा। अब पहला पॉइंट आपका ये आता है कि ऐसी कौन से ट्रिक है जो मैं फॉलो करता हूँ जिसकी वजह से मुझे इतनी किताबें याद रहती हैं और इतने पॉइंट्स मेरे माइंड में रहते हैं और वो स्किप नहीं होते। उसकी सिंपल एक वजह है, इमोशंस। आपके इमोशंस, आपका दुख जिंदा रहना चाहिए। मैक्सिमम लोग अपने दुखों को दफन कर देते हैं। आप किस लिए आए हैं दुनिया में? मैं अक्सर किसी बूढ़े शख्स को देखता हूँ चलते हुए, तो हमेशा मैं अल्लाह से एक दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे जैसा बुढ़ापा मत दें। मैं नहीं चाहता कि मैं असर की नमाज पढ़ के बूढ़ा शख्स की तरह सर को झुकाए हुए चलता हुआ अपने घर की तरफ आ रहा हूँ। मैं यही बुढ़ापा चाहता हूँ, एक ऐसा बुढ़ापा चाहता हूँ जिसमें मुझे पे खुद पे फख्र हो कि मैंने ज़िंदगी में कुछ किया है, कुछ कुछ एडवेंचर्स किए हैं, कोई अचीवमेंट किए, किसी को मकाम तक पहुँचाया है। क्योंकि लाइफ में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डेथ। आपकी डेथ खूबसूरत होनी चाहिए। ज़िंदगी चाहे जैसी भी हो, मौत खूबसूरत होनी चाहिए। अगर कोई आपको देखिए और देख के ये सोचे कि यार ये हारा हुआ शख्स है, ये अपनी परेशानियों के नीचे दब गया है और दब दब के इसने अपने आप को मार दिया है, तो अगला आपकी लाइफ को देख के कैसे इंस्पिरेशन हासिल करेगा? कभी नहीं कर सकता। इंस्पिरेशन जब भी मिलेगी जब रातों को जागना पड़ेगा, दिन रात स्ट्रगल करनी पड़ेगी, पसीना निकलेगा, तबीयत खराब होगी, उलझन होगी, लेकिन उसके बाद मंजिल मिलेगी। ये सीएसएस हलवा है, हलवा बिल्कुल आसान करके मैंने आपके सामने रख दिया है। आप में से जो भी शख्स किसी भी घर से बिलोंग करता है, चाहे वो कबाड़िए का बेटा है, चाहे रद्दी की दुकान पे काम करता है, चाहे वो तंदूर में रोटियां लगाता है, अगर वो मेरी बातों को फॉलो करके रात को जाग के और दिन में मेहनत करके पढ़ना शुरू कर दे, यकीन मानना अगला सीएसएस टॉपर आप में से कोई होगा और कोई नहीं होगा। देखते हैं चरण हुआ अकेडमी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।